राधे राधे साथियों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हिंदी पेडागोजी। ये सीटेट, टेट, यूपी टेट, आपके सुपर टेट, इन सब के अंतर्गत हमारा हिंदी पेडागोजी जो है वो मुख्यतः होता है। भाषा से संबंधित हमारी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर हमारे क्वेश्चन के अंदर आते हैं। जैसे आज हम यहाँ पर देख रहे हैं भाषा क्या है, भाषा किस रूप से आती है, भाषा को किस तरह से प्रयोग किया जाता है, भाषा है क्या। तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, संपूर्ण जीव मंडल में केवल मानव को ही भाषा का अमूल्य वरदान प्राप्त है और इस भाषा के कारण ही मनुष्य मानव कहलाने योग्य है। भाषा यदि ईश्वरीय देन है तो यह ईश्वर का एक सर्वोत्तम और सबसे बड़ा वरदान है। इसी माध्यम से मानव अपने भावों विचारों को व्यक्त करता है और यह विचार जब बुद्धि में प्रवेश करते हैं तो हमारा चिंतन उत्पन्न होता है और चिंतन से अनेकों प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। यह भाव एक ध्वनि बनकर शब्द में परिवर्तित होते हैं जिन्हें मुख द्वारा बाहर प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि भाषा है क्या, क्योंकि मानव जीवन के अंदर ही भाषा का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर शब्दों का प्रयोग होता है। यदि आप देखते हैं सभी जीव जंतुओं में भाषा का एक रूप अलग होता है। भाषा हम उसको कहते हैं जहाँ शब्दों का प्रयोग होता है। अन्य जीव जंतुओं में क्या होता है, भाषा तो होती है लेकिन वो उनकी मूक भाषा होती है, उसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता। वो केवल एक सांकेतिक रूप से होती है जिसे हर जीव उत्पन्न करता है और उसको समझता है। लेकिन मनुष्य सर्वश्रेष्ठ क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर भाषा का एक उत्तम रूप से उसको प्रयोग किया जाता है जहां अपने भावों को, अपने विचारों को वो व्यक्त करता है। और ये भाव कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, जब चिंतन होता है। और चिंतन क्या होता है, हमारे जो भाव उत्पन्न होते हैं एक ध्वनि बनकर वो बाहर प्रकट होते हैं। उस ध्वनि के बाहर आप जैसे देखते हैं रेल की, बस की या किसी मशीन की जो भी आवाज़ होती है उसको हम कहते हैं ध्वनि। उस ध्वनि से ही हमारा एक रूप प्रकट होता है, उसको हम शब्दों में रखते हैं और शब्दों के माध्यम से जो भाव प्रकट किए जाते हैं उसको कहा जाता है भाषा। अब हम ये देखते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं। पहला होता है शाब्दिक भाषा और दूसरा होता है अशाब्दिक भाषा। शाब्दिक भाषा वो भाषा होती है, यहाँ आप ये देख रहे हैं, शाब्दिक भाषा वो भाषा होती है जहाँ पर शब्दों का सहारा लेकर के भावों को प्रकट किया जाता है। जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ, ये एक शब्द के माध्यम से आप सुन रहे हैं, आप उन शब्दों को ग्रहण कर रहे हैं। बच्चा, एक छोटा बच्चा होता है, वो बोल नहीं सकता लेकिन भाषा को सुनता है और सुन करके उसको कहते हैं अर्जन करना। तो ये बच्चा जो छोटा होता है वो भाषा को अर्जित करता है, उन शब्दों को अपने अंदर धारण करता है, ग्रहण करता है। तो यहाँ पर जो शब्दों का प्रयोग लिया जाता है बोली के अंदर उसे कहते हैं हम शाब्दिक भाषा। दूसरी होती है अशाब्दिक भाषा। अशाब्दिक भाषा जो होती है हमारी, ये हमारी वो होती है कि जहाँ पर हम केवल मौन रहकर किसी इशारे में जब हम किसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो अशाब्दिक भाषा होती है। आपने जब बीएड किया होगा, बीटीसी की होगी, तो वहाँ पर अशाब्दिक भाषा का प्रयोग भी किया जाता है और उस अशाब्दिक भाषा के अंतर्गत आप केवल मुख के माध्यम से, हाथों के इशारे से जो भी अपना एक संकेत प्रकट करते हैं उसको कहते हैं अशाब्दिक भाषा। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं भाषा का अर्थ क्या है। तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे कि बोला जाए। हम यहाँ ये देखते हैं, ये इस तरीके से आपके सामने है। इसको संस्कृत की एक हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि भाषा जो है वो किससे बना है, तो वो भाष धातु से बना है, पहला। दूसरा, इसका अर्थ क्या होता है, बोलना या फिर कहना, जिस बात को हम बोलते हैं या कहते हैं। जैसे अब मैं आपके सामने बोल रही हूँ या कोई बात समझा रही हूँ तो उसको कहना हो गया, तो यहाँ पर वो हमारी भाषा होती है। फिर आता है यहाँ पर भाषा वक्ता। ये भाषा जो वक्ता यानी कि बोलने वाला, उसके द्वारा श्रोता यानी कि सुनने वाला इस तक पहुंचती है, जिसे श्रोता अपनी भाषा या विचारों में लाता है और तत्पश्चात श्रोता वक्ता बनता है। तात्पर्य ये है कि जब, जैसे मैं आपके सामने अभी ये भाषा बोल रही हूँ तो मैं वक्ता हूँ और आप श्रोता हैं क्योंकि आप इसे सुन रहे हैं। अब यहाँ पर आपके बहुत सारे विचार आएंगे क्योंकि मैंने बोला है, उससे आपके खुद के विचार होंगे क्योंकि आप एक चिंतन करेंगे। उस चिंतन के माध्यम से जो आप अपने अंदर शब्दों की एक माला जैसी बनाते चले जा रहे हैं वो विचार बनते हैं और उसके बाद फिर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न होता है या कोई विचार उत्पन्न होता है, आप उसको प्रकट करने की भी जो कोशिश करते हैं तो यहाँ पर पहले सुनता है फिर उसके बाद बोला जाता है। तो ये हमारे विचार होते हैं और विचारों में ही उसके बाद बदलते हैं तो वो शब्द में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाषा की परिभाषाएं क्या हैं। भाषा की परिभाषा यदि हम देखते हैं तो काव्यादर्श के अकॉर्डिंग, यदि शब्द रूपी ज्योति से यह संसार प्रदीप्त न होता तब यह संसार अंधकारमय हो जाता। यदि इस संसार के अंदर
एक शब्द का एक ज्योति की तरह, जैसे आप देखते हैं संसार के अंदर अगर किसी अंधेरे कमरे में आप देखेंगे कोई उजाला ना हो, तो वहाँ पर आप एक कोशिश करेंगे किसी लाइट की व्यवस्था कर दी जाए, यानी कि एक कैंडल हो तो उसे जला दिया जाए, बल्ब जला दिया जाए, ट्यूबलाइट जला दी जाए, एक माचिस की तिल्ली भी जला करके हम हल्का सा प्रकाश करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जब इंसान के अंदर एक भाषा का रूप होता है, हम उसको प्रकट करने की कोशिश करते हैं। आप स्वयं कोशिश कीजिए एक दिन बिना बोले रह करके, अगर आप बिना बोले रह सकते हैं तो वहाँ पर आपको लगेगा अंदर ही अंदर कुछ घुटन हो रही है, वही एक अंधकार का रूप होता है। और उसी के माध्यम से जब आप कुछ शब्द को कहने की कोशिश करते हैं तो वो एक ज्योति के समान होती है, यानी एक प्रकाश के समान होती है। तो इसी तरीके से यदि शब्द नहीं होते तो इस संसार में भी एक अंधकारमय रूप हो जाता। ये काव्यादर्श के अकॉर्डिंग है। दूसरा आता है सुमित्रा नंदन पंत के अकॉर्डिंग। सुमित्रा नंदन पंत ने जो कहा है वो कहा है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री की झंकार है जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। तो सुमित्रा नंदन पंत ने जो अपनी पंक्तियां रखी हैं, उन्होंने कहा है भाषा संसार का नादमय चिन्ह है। नादमय से मतलब है एक ध्वनि निकलना, जो ध्वनि निकलती है। जैसे आप देखते हैं, अगर आपने कभी सुना हो, इस ब्रह्मांड में एक ध्वनि है, एक गूंज है, यदि उसको सुना जाए तो वो आती है जैसे गूं। इस तरीके से जो हमारा एक ध्वनि होती है उसको कहते हैं नाद। ठीक है, ध्वनि में स्वरूप है, एक ऐसा रूप है, फिर उसको हम कुछ शब्दों के अंदर रखते हैं। यह विश्व की हृदय तंत्री की झनकार है, यानी कि हृदय को जो तंत्र, हृदय रूपी तंत्र है, उसको एक झकझोरने वाला, बताने वाला होता है। इसके अंदर भाव छिपे होते हैं और जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि फिर हम उससे अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं। ये सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। क्रोच ने कहा है कि भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चरित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। क्रोच ने जो बताया है, जब कोई व्यक्ति अपनी भाषा को अभिव्यक्त करता है तो वहाँ पर उससे जो उच्चरित और सीमित ध्वनियों का संगठन होता है वो प्रकट होता है। रामचंद्र वर्मा ने कहा है कि मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है वो भाषा कहलाती है। जी हाँ, जब हम मुख से अपने कुछ शब्दों को उच्चारित करते हैं तो वहाँ पर शब्द से हमारा वाक्य बनता है और उस वाक्य के माध्यम से उसका एक जो समूह यानी एक पैराग्राफ बनता है, हम उसके माध्यम से अपने मन की बात बताते हैं, तो वही हमारी भाषा कहलाती है। स्वीट ने इस संबंध में कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है, यानी कि ध्वनि से जो शब्द उत्पन्न होते हैं वो विचारों में कन्वर्ट होते हैं और वही विचारों की जब अभिव्यक्ति की जाती है तो वो हमारी भाषा कहलाती है। फिर आती है प्लेटो के अकॉर्डिंग। प्लेटो ने कहा है कि विचार आत्मा की मूक या ध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे हम भाषा की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर जो है प्लेटो ने कहा है कि विचार, हमारा मन के अंदर जो विचार आते हैं वो आत्मा में एक मूक ध्वन्यात्मक, मूक यानी कि हम पहले सुनते हैं, हमारे दिमाग में बिना बोले कुछ बातें हमेशा हर समय हर पल चलती ही रहती हैं, उनमें एक ध्वनि होती है, उससे हम जब प्रकट करते हैं तो वो प्रकट हो कर के यहाँ ये देखिए हमारी एक ध्वनि का रूप लेकर के हमारे होठों पर प्रकट होती है, तो हम उसको भाषा की संज्ञा दे देते हैं। और वांदिरान जो है, इन्होंने कहा है कि भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है, और ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्पर्श ग्राह यानी कि ग्रहण करना, नेत्र ग्राह और श्रोता ग्राह। यहाँ पर इन्होंने ये बात रखी है कि ये कुछ चिन्ह हैं और उन चिन्हों से जो आशय बताया है वो बताया है एक विचार को दूसरे विचार से प्रकट करना या मिलान करना। जैसे मेरे विचार हैं आप तक जाएं और आपके विचार मुझ तक आएँ। ठीक है, अब इसको यहाँ पर एक नहीं कई रूप दिए हैं। स्पर्श ग्राह यानी कि ग्रहण करना, जब हम किसी बात को कहते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं स्पर्श होती है, उसको आप ग्रहण करते हैं अपने अंदर। दूसरी होती है नेत्र ग्राह। नेत्र ग्राह यानी आंखों से बातचीत करना, इशारे इशारे में, ये कहा जाता है नेत्र ग्राह। ग्राह का मतलब होता है ग्रहण करना। और श्रोता ग्राह यानी कि जो सुन रहा है उस बात को, वो सुन करके उसको ग्रहण करना होता है। तो ये वांदरीराव ने कहा हुआ है। फिर आता है इसमें हमारी लास्ट भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं यहाँ पर कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित स्वेच्छाचारी ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इन्होंने ये बात यहाँ पर बताई है ये इस तरीके से
कि जो हमारे भाव होते हैं, उच्चारण अवयव, यानी कि जैसे उसके अंदर जीवा भी आ रही है, उसके अंदर हमारे ओष्ठ भी आ रहे हैं, हमारा मुंह आ रहा है, वहाँ हम अपनी इच्छा के अनुसार यानी स्वेच्छाचारी से ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक समाज के लोग आपस में अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि जब भी कोई हमें रास्ते में मिल गया तो हाय हेलो हो गई, हमारी बातचीत हो गई, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, तो ये हमारे भाव के विचार हैं। एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक जिस रूप से पहुंचाता है उसको यहाँ पर उन्होंने उच्चारण अवयवों का रूप बताया है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से जो स्पष्ट होता है वो ये है कि भाषा वह साधन है अथवा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों या इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। यहाँ आप ये आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम ये देखते हैं कि भाषा की जो विशेषताएं मुख्य रूप से आती हैं वो हमारी 4 विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता हमारी जो आती है वो ये आती है यहाँ पर, भाषा एक पद्धति है। भाषा क्यों पद्धति है? क्योंकि इसको एक रूप से बांधा जाता है। इसमें सबसे पहले हमारी जो छोटी इकाई आती है वो ध्वनि आती है, और ध्वनि जो हमारी कन्वर्ट करती है वो एक वर्ण के रूप में होती है। तो वर्ण हमारा एक रूप हो गया, और उस रूप को हम छोटे छोटे और अनेकों रूपों में बांधते चले जाते हैं। फिर हमारा स्वर आया, हमारा वर्ण, सबसे पहले हमारा स्वर आता है, फिर वर्ण आता है, उसके बाद हमारे शब्द बनते हैं, शब्द से हमारे शब्द समूह वाक्य बनते हैं, और वाक्य से फिर पूरा एक समूह बन जाता है जिसको हम कहते हैं वाक्य समूह। तो इस तरीके से ये एक पद्धति होती है जिसके अंदर एक के बाद दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, चौथा वाक्य और एक पूरा पैराग्राफ हमारा जो है यानी एक गद्यांश जो है वो तैयार हो जाता है। तो ये एक हमारी पद्धति है। दूसरा जो हमारा यहाँ पर आता है वो आता है भाषा संकेतात्मक है, क्योंकि इसमें संकेतों के माध्यम से हम समझते हैं, यानी इसमें कुछ ध्वनि के माध्यम से कुछ चिन्ह भी होते हैं। तो वहाँ पर ये संकेत करता है। धा किससे बना है, ये संयुक्त है या अकेला है, वर्ण क्या है, स्वर क्या है, ये सारे एक संकेत हैं। इसीलिए यहाँ पर इसकी जो दूसरी विशेषता आती है वो आती है संकेतात्मक है। तीसरा जो आता है यहाँ पर वो देखते हैं कि भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है। वाचिक यानी कि कहना। ठीक है, जब हम किसी शब्द को कहते हैं किसी से, क्योंकि ये अब विचार से बाहर जब प्रकट होते हैं तो वो हमारे वाचक ध्वनि में कन्वर्ट हो जाते हैं। अंदर ही अंदर जो विचार हमारे होते हैं वो मूक वाचक होते हैं, लेकिन जैसे ही वाचक रूप से अंदर मूक रूप से जब ये बाहर प्रकट होते हैं तो ये एक ध्वनि संकेत होता है, और प्रकट अंदर ही रखना नहीं, इसको प्रकट करना होता है। तो ये भाषा जो है एक वाचिक ध्वनि संकेत कहलाती है। तीसरा यदि हम यहाँ देखते हैं, चौथा, तो ये हमारा आता है यहाँ पर भाषा यादृच्छिक, यानी कि यादृच्छिक का मतलब होता है स्वतंत्र ऐच्छिक संकेत है। हम जब चाहें, जो चाहें, जिस तरीके से चाहें अपनी भाषा को प्रकट करते हैं। हम पहले से सोचते नहीं हैं कि हमें क्या बोलना है। यदि अनायास ही कोई शब्द निकल गया किसी चीज़ को, जैसे हम जा रहे हैं रास्ते में और कोई सीन हमने ऐसा देखा कि हमें आश्चर्य हुआ, तो हमारे मुंह से तुरंत ही निकलता है, हे भगवान ये क्या था। तो इस तरीके से यहाँ पर जब स्वतंत्र रूप होते हैं तो वो अपने आप ही निकलते हैं। वहाँ हमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती है कि हम पहले से घर से सोच कर आए थे कि ऐसा सीन कुछ होने वाला है तो हमें ये बोलना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो भाषा जो है अनायास ही होती है, और इसी अनायास शब्दों को हम कहते हैं स्वतंत्रता, यानी कि ऐच्छिक। ठीक है, इसके बाद आती हैं इसकी जो अन्य हमारी सामान्य भाषाएं होती हैं, क्योंकि मुख्य रूप से तो ये 4 थी हमारी, परंतु सामान्य जो भाषा है, विशेषताएं हैं भाषा की, वो हमारी देखिए इस तरीके से है। यहाँ पर 8 भाषाएं, ठीक है, विशेषताएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। ठीक है, जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो वो उस भाषा का अर्जन करता है। यहाँ पर भाषा अर्जन जीवन भर नहीं चलती है, लेकिन जब एक अवस्था होती है, प्रारंभ में एक बालक होता है, वो भाषा को बोल नहीं सकता लेकिन सुनता है, और सुनने के बाद धीरे धीरे जब वो अपने अंदर ग्रहण करता है शब्दों को, तो उसका शब्द भंडार जो है वो बढ़ता चला जाता है। और जब शब्द भंडार बढ़ता है तो इसको कहते हैं अर्जन की प्रक्रिया। क्योंकि एक छोटा बच्चा अनुकरण करता है, वो देखता है उनकी लिपसिंग क्या होती है, उसको अपने अंदर ग्रहण करता है, इसको कहते हैं अनुकरण। और अनुकरण की यह क्रिया उसको भाषा का अर्जन करना सिखाती है। दूसरा हम यहाँ पर ये देखते हैं, तो भाषा में परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता ये हमारी कहलाती है कि जब अब यहाँ पर बालक के साथ साथ अर्जन की प्रक्रिया में एक दूसरा हमारा बिंदु जुड़ता चला जाता है, उसका परिवर्तन रूप होता है। सबसे पहले यदि हम भाषा के रूप में देखते हैं तो हमारी एक भाषा आती है मातृभाषा। उस मातृभाषा में पहला रूप उसका होता है परिवर्तन का। फिर उसके बाद दूसरी भाषा, जब वो समाज में प्रवेश करता है तो समाज में उसके बहुत सारे लोग, सगे संबंधी, उसके फ्रेंड सर्कल के अंतर्गत जो भी भाषा बोली जाती है वो उसको कोशिश करता है सुनने की और सुन करके समझने की, और फिर खुद उस चीज़ को बोलने की कोशिश करता है।
तो ये परिवर्तन उसका चलता है, और ये परिवर्तन उसका हो सकता है कि लाइफ टाइम के लिए भी हो, यानी कि जब जब जैसे जैसे समाज में वो प्रवेश करता जाएगा वैसे वैसे उसको रूप देखने को मिलेगा, और वैसे वैसे वो परिवर्तनशीलता होती चली जाएगी। तीसरा यहाँ पर जो आता है हमारा, भाषा परिवर्तनशील विकास की एक प्रक्रिया है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि परिवर्तनशील जो प्रक्रिया होती है वो लाइफ टाइम के लिए भी हो सकती है। तो क्योंकि यहाँ पर एक ही भाषा से जब काम नहीं चलता है तो अन्य भाषाओं भी सीखने के लिए इंसान जब सोचता है तो वो उसका विकास होता है, और उसी विकास के माध्यम से एक परिवर्तन हो जाता है। चौथा आता है भाषा संयोगावस्था की ओर जाती है। कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जो संयोग रूप से होती हैं, जिसको हम सोचते नहीं हैं। तो मैंने अभी तीसरे पॉइंट में आपको बताया था कि यदि आवश्यकता अनुसार हमें अपने विकास के लिए किसी अन्य भाषा को सीखना होता है तो वहाँ पर एक संयोग रूप होता है उसका। अब हमें आवश्यकता, जैसे किसी को इंग्लिश नहीं आती है और अगर उसको किसी फील्ड में जाना है, वहाँ पर इंग्लिश की आवश्यकता है, तो वहाँ पर संयोग बना है उसका, तो वहाँ पर उसको आवश्यकता के अनुसार अपने उसी इंग्लिश को सीखना है, पहली बात। दूसरा संयोग हमारा ये बनता है कि कभी कभी इच्छाएं हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, लेकिन हमें संयोग बन गया। कोई हमारा फ्रेंड ऐसा है, जैसे कोई फ्रेंच जानता है, जर्मनी जानता है, या कोई और भाषा ऐसी है जो विदेशी भाषा है, उसकी तरफ वो आकर्षित हुआ तो लगता है कि हमें भी सीखना है। जैसे कि अगर हम अपने राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य में जाते हैं तो वहाँ हमें उसकी भाषा को सीखना है, तो वो एक संयोग बन गया है। हमें अच्छी भी लगी, हमारी आवश्यकता भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है उस परिस्थिति के ऊपर, तो वो एक संयोग की अवस्था बन जाती है। पांचवी जो इसकी रूप को अगर हम देखते हैं तो वो है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी जो होती है, उस क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये देखते हैं कि किस रूप से, अभी मैंने आपको बताया था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ जाना। यदि वहाँ पर हमें लगता है कि सीखना है तो वो हमारी क्रिएटिविटी है, हमें अच्छा लग रहा है, हमने उसको सीख लिया, वो हमारी सृजनात्मकता के अंतर्गत आ गई। छठी आती है यादृच्छिकता यानी स्वतंत्र। अब हम अपने भाषा को लेकर के स्वतंत्र रूप से भी हैं, हमें अच्छी भी लग रही है, हमारी आवश्यकता भी हो रही है, हमारा मन कर रहा है, जैसे हमने किया, हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई भाषाओं को भी सीखने वाले व्यक्ति मौजूद होते हैं, तो वो है हमारी एक यादृच्छिकता। फिर आता है हमारा यहाँ पर भाषा ध्वनियों का समूह है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बहुत सारी ध्वनियाँ होती हैं और हर स्वर के अंदर आपको एक ध्वनि दिखाई देती है, और जब वहाँ पर ध्वनि हो जाती है, समूह बन जाता है, तो हमारा एक पूरा का पूरा भाषा का एक रूप बन जाता है। और अंत में इसमें आता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। कठिनता इसलिए क्योंकि जब हमें किसी भाषा को नहीं समझना होता या हम समझ नहीं पाते हैं तो वो कठिन प्रतीत होती है, लेकिन जैसे ही हम उसको सीखना शुरू कर देते हैं, हमें शब्द समझ में आने लगते हैं, तो वो सरल हमारे लिए होती चली जाती है। तो यहाँ कठिन से जब सीखे नहीं है और सीख जाते हैं तो सरलता की ओर ये अग्रसर होती चली जाती है। ये इसकी सामान्य विशेषताएं थी। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि भाषा के आधार। भाषा के आधार जो है, यहाँ पर भाषा के मुख्यतः दो आधार हैं। मानसिक आधार, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर विचार, जो वक्ता का शब्द बिंब, ध्वनि बिंब, श्रोता की धारणा। मानसिक आधार के अंदर जब हम सोचते हैं तो वो विचार हमारे उत्पन्न होते हैं। अब ये वक्ता यानी कि कहने वाले का एक शब्द बिंब होता है, यहाँ बहुत सारे शब्द बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, क्या कहना है, कैसे, सोच विचार अंतर ही अंतर चलता रहता है। दूसरा आता है ध्वनि बिंब। जब ये विचार बनते हैं तो हमारा वहाँ पर एक ध्वनि ऑटोमेटिकली होती चली जाती है, और इसी ध्वनि को हम श्रोता की धारणा कहते हैं, जो कि सुनेगा उसको वो बाहर निकालता है और सामने वाला फिर इसको सुनता है। अब हमारी कही हुई बात को फिर सामने वाला भी व्यक्ति अपने अंदर एक विचार बनाता चला जाता है। तो ये एक मानसिक रूप से है, जो कि अंदर ही अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, जो किसी को दिखाई नहीं दिखते कि किसी के मन में क्या चल रहा है। दूसरा आता है इसका भौतिक आधार। ठीक है, भौतिक आधार क्या होता है यहाँ पर, एक तो श्वास, मुख, तालु, जीवा, नासिका या शरीर के अन्य अवयव, यहाँ पर इसके माध्यम से हम क्या करते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं श्वास। भौतिक आधार भाषा के रूप में श्वास का आना जाना, ये एक ऐसा है जैसे भाषा इसकी श्वास को जब हम जोर से छोड़ते हैं एक ध्वनि निकलती है, तो ये एक आधार है। मुख से शब्दों का निकलना। तालु, जब हमारी जीवा जो है तालु से टकराती है तो कुछ शब्द ध्वनि निकलते हैं। जीवा मुख्यतः होती है, बिना जीवा के हम शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकते। नासिका यानी कि श्वास आना और जाना। शरीर के बहुत सारे अन्य हैं, जैसे आंखों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से, हम इन सब के माध्यम से, जब ये भौतिक है, क्योंकि शरीर क्या है, भौतिक रूप है, और इसी के माध्यम से हम शब्दों को प्रकट करते हैं।
भाषा के रूप कौन कौन से हो सकते हैं? भाषा के रूप में यदि हम देखते हैं तो भाषा का प्रारंभिक रूप मात्र सुनना और बोलना था, परंतु धीरे धीरे इसे दो रूपों और बन गए जिन्हें चिन्हित रूप में रखा गया, जैसे लिखना और पढ़ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसको आपको सुनना होगा अच्छे से और समझना भी होगा, क्योंकि ये आपके कईयों बार क्वेश्चन आ चुके हैं इससे संबंधित। यहाँ हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पर दो ही रूप इसके थे, सुनना और बोलना, क्योंकि प्रारंभ में बच्चा सुनता है और सिर्फ वहाँ पर उसको सुन करके बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में आगे जा करके लिखना और पढ़ना भी इसके दो रूप और इसमें आ गए। तो ध्वनियों को अंकित करने के लिए जो निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लिपि क्या है इससे संबंधित। तो जो ध्वनि होती है ना, उनको अंकित करने के लिए, यानी बांधने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, इशारा करने के लिए जो चिन्ह व्यवस्था बनाई गई है उसको हम लिपि कहते हैं। जैसे हम यहाँ ये देखते हैं कि ये सुनना, ठीक है, ये सुनना क्या है? अब हमने इसको स और इस पे छोटे ऊ की मात्रा, इसमें स्वर भी है, इसमें वर्ण भी है, इसको हमने एक रूप में बांधा है, यानी एक शब्द में बांध दिया है। ये हमारी पूरी सुनना, तो एक शब्द का निर्माण जो किया, ये एक लिपि में बांधा हुआ है। हिंदी की लिपि कौन सी कही जाती है? देवनागरी लिपि। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, इसके चार रूप। पहला है सुनना, जो अभी आपको बताया था, सुनने से भाषा अर्जित की जाती है। फिर आती है बोलना, जब हम सुनेंगे विचार आएंगे, विचार आएंगे तो फिर हम बोलने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, और इसी बोलने को फिर बाद में जो दो रूप हमारे सामने आते हैं वो आते हैं लिखना। लिखना, जब जैसे आपके सामने लिखित रूप है, अगर मैं केवल बोल दूँ आपके सामने और केवल बोलने के बाद आप उसको अपने दिमाग में एक छवि कुछ समय तक बनाओगे, क्योंकि कान से आपने उसको सुना, लेकिन कुछ समय बाद आप उसको भूल जाओगे, इसीलिए सुनने के बाद बोला भी जाता है, वो एक आपकी प्रैक्टिस में आता है। दूसरा, आप उसको लिखोगे नहीं तो आप भूल जाओगे। जब लिखित रूप आपके सामने होगा तो आपके लिए जब जब आपको आवश्यकता होगी आप उसको देख सकते हो और फिर से अपने मन ही मन में बोल सकते हो और उसको याद कर सकते हो, इसलिए लिखना अत्यंत आवश्यक है। और फिर आता है पढ़ना, जब आपने किसी चीज़ को लिखित रूप में रखा है और आवश्यकता अनुसार जब आपको पड़ती है तो वहाँ पर आप फिर उसको निकालते हो और फिर उसको पढ़ते हो। तो यहाँ पर ये दो रूप जो और आए हैं ये बाद में आए हैं। पहला है सुनना, बोलना, उसके बाद दूसरा, तीसरा आता है लिखना और पढ़ना। तो ये चार हमारे मुख्य रूप हैं इसके, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आते हैं और हमेशा आते रहे हैं, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अंत में हमारा जो आता है, एक आता है अब भाषा के अन्य रूप। वो अन्य रूप कौन कौन से हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये सारे इसके रूप आते हैं। पहला आता है मूल रूप, जो कि मुख्य भाषा का है। मुख्य भाषा सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो प्रारंभ में संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा को ही यहाँ पर सबसे पहले रखा गया था, उसी भाषा को हम कहते हैं। तो ये एक हमारे पौराणिक रूप से जो कथा साहित्य होती है, केवल हमारी वैदिक जो भाषा होती थी, हम संस्कृत को कहते हैं वैदिक भाषा। तो मूल रूप से जो हमारी भाषा थी वो संस्कृत थी, जिसको हम वैदिक भाषा के नाम से जानते हैं। परंतु उस भाषा को हम अन्य सामान्य रूप से जन जागरण के रूप से अगर हम देखते हैं, वहाँ पर पूरी तरह से वो सक्षम नहीं हो पाई, तो समय के अनुसार फिर हिंदी भाषा को रखा गया। तब जाकर के हमारा दूसरा जो आता है वो आती है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के माध्यम से समय के अकॉर्डिंग इसमें भी परिवर्तन हुए, ये भी अपभ्रंश की तरफ चली गई। आज अगर हम देखते हैं तो हिंदी भाषा का रूप जो है बहुत रूप गलत होता चला जा रहा है, हम सही रूप से नहीं समझ पा रहे हैं। हिंदी शब्दों के अंदर हम बहुत ज़्यादा एक जो जैसे उर्दू के शब्द हैं, फ़ारसी के शब्द हैं, इनका इतना भरमार या प्रयोग होता चला गया है कि आज हमें ये फ़र्क करना भी, अगर हम सोचते हैं कि ये हिंदी का था या ये कौन सी भाषा का है, तो ये भी समझ में नहीं आता है। तो भाषा का रूप आज के समय में बहुत बदल गया है। फिर आता है विभाषा। विभाषा यानी कि कई क्षेत्रों में मिलती जुलती भाषाएं होती हैं, यानी एक सीमा से दूसरी सीमा में जब एक ही भाषा मिलती जुलती होती है, यदि हम जैसे देखते हैं कि आगरा की भाषा, अलीगढ़ की भाषा, हाथरस की भाषा, मथुरा की भाषा, यहाँ पर भाषाएं मिलती जुलती होती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रदेश के आधार से हमारी भाषा आ जाती है, जिसको हम क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर भाषाओं का बहुत ज़्यादा, जैसे ब्रज भाषा, ब्रज भाषाओं का हम देखते हैं तो आगरा में भी प्रयोग हो रही है, ब्रज भाषा हमारी हाथरस में भी प्रयोग हो रही है, ब्रज भाषा हमारी अलीगढ़ में भी प्रयोग हो रही है, ब्रज भाषा मुख्यतः हमारी मथुरा में प्रयोग होती है। तो ब्रज भाषा एक कई, इसके अलावा और भी अन्य क्षेत्रों में प्रयोग होती है। तो ये हमारी विभाषा के रूप में आती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी भाषाएं मिलती जुलती, हाँ कुछ शब्दों का एक रूप जो है वो हल्का फुल्का चेंज
हो जाता है। फिर आती है प्रादेशिक भाषा। अब हम यहाँ देखते हैं तो विभाषा में और प्रादेशिक भाषा में थोड़ा बहुत अंतर है, यानी हम एक तरह से बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे। जैसे कि विभाषा में क्षेत्र बहुत कम एरिया ऐसे हैं जहाँ पर हमारी ब्रजभाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रादेशिक भाषा की प्रदेश की भाषा होती है। तो ब्रज भाषा का प्रयोग केवल क्षेत्र के आधार से होता है, प्रदेश में नहीं हो सकता। और प्रदेश में जैसे हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा है, अगर हम देखते हैं महाराष्ट्र में जाएं तो मराठी भाषा है, अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं तो अन्य सभी राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं, तो वहाँ पर वो प्रादेशिक भाषाएं हो जाती हैं। फिर देखती हैं अब यहाँ पर हमारा बोली। बोली क्या है? बोली के अंदर भी कई रूप हो जाते हैं, जैसे क्षेत्रीय भाषा, स्थान की बोली भाषा। अब यहाँ पर हम ब्रज के अंदर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यदि हम देखते हैं तो हमारी बोली, अब यहाँ पर हमारी क्षेत्रीय भाषा भी आ जाती है और स्थान की बोली में भी आ जाती है। यानी हमारे स्थान में ब्रज में तो ब्रज भाषा होगी, अगर हम इसी उत्तर प्रदेश में यदि हम अयोध्या की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से वो हमारी एक प्रादेशिक भाषा के अंतर्गत भी नहीं आएगी, विभाषा के अंतर्गत भी नहीं आएगी, उसको कहते हैं हम फिर बोली, क्योंकि वो स्थान की बोली हो जाती है। एक ही स्थान की बोली में परिवर्तन हो सकता है, बोली क्षेत्रीय स्थान में भी परिवर्तन हो सकता है। अगर हम ब्रजभाषा में कहते हैं तो ये हमारे स्थान की भाषा हो गई, अवध की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर एक अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमारी ये बोली हो जाती है। फिर देखते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा को हम सबसे पहले जब हमने देखा था तो ये भाषा यहाँ पर प्रचलित की गई थी पूरे राष्ट्र को इंगित करते हुए, यानी कि हर देश की कोई ना कोई भाषा होती है जिससे कि उस देश की एक पहचान होती है या उसको एक पहचान प्राप्त होती है। परंतु हिंदी भाषा को यहाँ पर सभी राज्यों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि हर राज्य ये चाह रहा था कि हमारी भाषा को रखा जाए, हम हिंदी को नहीं समझते हैं, हमारी भाषा को रखा जाए, क्योंकि भारत एक बहुत सारी भाषाओं का एक देश कहा जाता है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इसीलिए इसको सर्वसम्मति नहीं प्राप्त हुई, इसलिए हम इसको कहते हैं। तो हिंदी को आज स्वतंत्रता के बाद आज भी इतने सालों बाद भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। आपका ये क्वेश्चन आता है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो आप भूल करके भी इस चीज़ को राष्ट्रभाषा पे चिन्ह ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कहते हैं तो वो हिंदी भाषा जो है वो एक राजभाषा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो अहिंदी राज्य हैं वहाँ पर केवल उन्हीं राज्यों की भाषा बोली जाती है, हिंदी को नहीं प्रयोग किया जाता। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो होती है कि अपने देश से दूसरे देश में भी वो भाषाएं बोली जाती हैं, यानी कि कोई एक ऐसी भाषा जहाँ पर जैसे इंग्लिश है हमारी, इंग्लिश को हम कहीं पर भी, हम पूरे विश्व में कहीं पर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी माध्यम बनी हुई है जिससे अपने बातों को, अपने भावों को प्रकट किया जा सकता है। आप किसी भी देश में जाएं वहाँ पर, तो एक देश में दूसरे देश में तीसरे देश में जितने भी यहाँ पर देश हैं पूरी पृथ्वी पर, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा हमारी एक है इंग्लिश या अंग्रेजी, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर सांस्कृतिक भाषा। सांस्कृतिक भाषा भी होती है जो कि हमारी, जिससे हमारी संस्कृति की झलक हमें प्राप्त होती है। जैसे संस्कृति में छिपा हुआ है संस्कृत, तो सबसे पहले हमारी भाषा को हम देखते हैं संस्कृत, और संस्कृत से ही सारी भाषाओं का जन्म हुआ है, तो ये हमारी संस्कृति को झलकाती है। गुजराती भाषा की गुजराती संस्कृति होगी, उत्तर प्रदेश की उत्तर हिंदी में उत्तर प्रदेश की होती है, अवधी में अवधी होती है, राजस्थान में राजस्थानी होती है। जिस राज्य की संस्कृति जिस भाषा से झलकती हो उसको कहते हैं सांस्कृतिक भाषा। और अब आती है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? प्रारंभ में बच्चा जो है अपनी मातृभाषा में ही किसी पाठ को ग्रहण करता है, यानी घर परिवार में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा से वो अपना पाठ पहले ही प्रारंभ करता है। घर के अंदर जो भी भाषा बोली जाए, हिंदी बोली जाए, इंग्लिश बोली जाए, मराठी बोली जाए, या फिर कोई भी भाषा क्यों ना बोली जाए, ब्रज भाषा ही क्यों ना बोली जाए, वो उसकी मातृभाषा होती है। और इसीलिए कोठारी आयोग ने भी त्रिभाषा सूत्र का जब प्रयोजन रखा था, वो यही सोचते हुए रखा था कि बच्चे को सबसे पहले मातृभाषा दी जाए, क्योंकि बालक समाज में प्रवेश करता है तो पहले उन शब्दों का भंडार करता है, और वो भंडार होता है उसका मातृभाषा से। उसके बाद फिर वो दूसरी भाषा का प्रयोग करे, और फिर समाज में जाने के बाद तब तीसरी भाषा का प्रयोग किया जाए जो उसकी वोकेशनल हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमने भाषाओं के रूप को कई रूप से देखा। कौन कौन से रूप हो सकते हैं? यहाँ पर बहुत सारे रूप आए, मूल भाषा, भाषा, विभाषा, प्रादेशिक भाषा, बोली, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, सांस्कृतिक भाषा और मातृभाषा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये देखते हैं
कैसे हमने इस भाषा को देखा, भाषा क्या हो सकती है, भाषा का रूप क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं, समझा होगा। और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपका इससे संबंधित कोई भी टॉपिक होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि पहली बार चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।